हर सफलता की शुरुआत होती है ज्ञान से, जहां पढ़ाई बनती है आसान और तैयारी मजेदार। स्टडी स्मार्ट, रिवाइज बेटर एंड सक्सीड विद कॉन्फिडेंस और पाओ सफलता हर एग्जाम में। यही है आपका एग्जाम विद उमंग। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी नदी के सफर पर जो बर्फीले पहाड़ों से निकलती है, 3 देशों से होकर गुजरती है और इस दौरान अपना नाम और अपना रूप दोनों बदल लेती है। ये कहानी है लाखों लोगों को जीवन देने वाली शक्तिशाली ब्रह्मपुत्रा की। तो इस सफर को अच्छे से समझने के लिए ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र से जान पहचान करेंगे, फिर उसकी यात्रा देखेंगे, उसके बाद जीवन और अर्थव्यवस्था पर उसका असर समझेंगे, फिर चुनौतियों की बात करेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातें दोहराएंगे। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी क्यों नहीं है, क्यों इसका इतना गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। जानते हैं, इस नदी की कहानी तो इसके नाम में ही छिपी है। ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मा का पुत्र। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस नदी के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दिखाता है, जो इसे सीधे सृष्टि के देवता से जोड़ता है। अच्छा, तो अब जब हम इसके नाम का मतलब और इसका महत्व समझ गए हैं, तो चलिए अब इसके अविश्वसनीय सफर पर निकलते हैं। तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से लेकर बंगाल की खाड़ी के विशाल डेल्टा तक। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है तो ये नदी लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। सोचिए, ये इतनी दूरी है जैसे दिल्ली से चेन्नई जाकर वापस आ गए, उससे भी ज्यादा। यही बात इसे दुनिया की सबसे लंबी और जरूरी नदियों में से एक बनाती है। और ये नदी एक तरह से बहुरूपिया है। अपनी यात्रा में ये 3 अलग-अलग देशों से गुजरती है और हर देश में इसका एक नया नाम और एक नया अंदाज होता है। तिब्बत में ये शांत यारलुंग तांगपो कहलाती है, भारत में आते ही ये शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र बन जाती है और बांग्लादेश में ये विशाल जमुना के रूप में बहती है। अब देखिए, भारत में खासकर असम के मैदानों में ब्रह्मपुत्र का एक बिल्कुल ही अलग और अद्भुत रूप देखने को मिलता है। ये इतनी चौड़ी हो जाती है कि अपने साथ लाई मिट्टी से अपने ही बीच में बड़े बड़े द्वीप बना देती है। जरा सोचिए, एक नदी के अंदर ही एक पूरी दुनिया बसी हो। और इन्हीं द्वीपों में सबसे मशहूर है माजुली, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि नदी के बीच में बसी एक पूरी सभ्यता है, जो असमिया संस्कृति का एक बहुत जरूरी केंद्र भी है। लेकिन ये नदी सिर्फ बहती नहीं है, ये अपने किनारों पर बसे लाखों लोगों की जिंदगी को चलाती है, उसे आकार देती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये इस पूरे इलाके की जिंदगी और अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। इसे ऐसे ही पूर्वोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी नहीं कहते। खेती से लेकर व्यापार और बिजली तक यहाँ का लगभग हर आर्थिक काम सीधे सीधे इसी नदी पर निर्भर करता है। अगर इसके आर्थिक योगदान को हम देखें तो इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 45% आता है खेतीबाड़ी से। उसके बाद है पानी के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन, और फिर बिजली और मछली पालन का भी बराबर का योगदान है। मतलब लोगों के खाने पीने से लेकर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक सब कुछ इसी नदी पर टिका है। हर साल बाढ़ अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लाती है, वो खेती के लिए वरदान है और इसकी तेज धाराएं व्यापार और बिजली का जरिया हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। इस नदी की शक्ति एक 2धारी तलवार की तरह है, जो खुशहाली भी लाती है और साथ में बड़ी बड़ी चुनौतियां भी। और यही इस नदी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ जो बाढ़ खेतों को उपजाऊ बनाकर वरदान साबित होती है, वही बाढ़ जब अपना भयानक रूप लेती है तो घर, फसलें और जानें सब कुछ तबाह करके एक अभिशाप बन जाती है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे असम के लोग हर साल जूझते हैं। और आगे देखें तो ये चुनौतियां और भी मुश्किल होती जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना, बढ़ता हुआ प्रदूषण और चीन जो बांध बना रहा है, उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव, ये सब मिलकर ब्रह्मपुत्र के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है। इन मुश्किलों से निपटने के लिए हमें कई स्तरों पर काम करना होगा। नदी के किनारों पर पेड़ लगाने से लेकर बाढ़ को संभालने की बेहतर तकनीकें अपनाने तक। और सबसे जरूरी है देशों के बीच आपसी सहयोग। समाधान है, बस उन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति चाहिए। तो चलिए इस पूरे सफर के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से याद कर लेते हैं।
तो हमने क्या सीखा? यही कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि 3 देशों की एक साझी विरासत है। ये समृद्धि भी देती है और विनाश भी लाती है। इसका नाम इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को बताता है और इसका भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपसी सहयोग से ही सुरक्षित हो सकता है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। हम तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये सवाल सिर्फ ब्रह्मपुत्र का नहीं, बल्कि दुनिया की सभी बड़ी नदियों के भविष्य का है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।